हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे एवेस्कुलर नेक्रोसिस के बारे में। एवेस्कुलर मतलब कि जिस जगह की ब्लड सप्लाई खत्म हो जाए उसको एवेस्कुलर बोलते हैं, और नेक्रोसिस मतलब बोन का डेथ होना। क्योंकि ब्लड सप्लाई खत्म हो जाती है इसलिए बोन धीमे धीमे करके डैमेज होने लगती है। एवेस्कुलर नेक्रोसिस जो है वो जो बॉडी में हमारे सारे ज्वाइंट को अफेक्ट कर सकता है, पर सबसे ज्यादा 90% केसेस में अगर ये सबसे ज्यादा कॉमन होता है तो वो हिप ज्वाइंट में कॉमन होता है। चूंकि ये हमारी बॉडी का सबसे ज्यादा वेट बेरिंग ज्वाइंट होता है, इसी पे सबसे ज्यादा वेट जाता है, इसलिए जब ये एवेस्कुलर नेक्रोसिस हिप ज्वाइंट का होता है तो ये सबसे ज्यादा लीडिंग कॉज है डिसेबिलिटी का। ये बीमारी जो है वो ज्यादातर यंग एज को अफेक्ट करती है, जिनकी एज ग्रुप जो होती है वो 20 साल से लेके 45 साल। मतलब ये जो बीमारी है वो हमेशा 20 से 45 साल के जो मरीज हैं उनमें ज्यादातर देखने को मिलती है। इस बीमारी में जो हमारी फीमर बोन होती है, जिसपे जो भी हमारी बॉडी की सबसे बड़ी बोन होती है फीमर, इसका जो हेड होता है, हमको जैसे पता है कि हमारा हिप ज्वाइंट जो है वो बॉल एंड सॉकेट टाइप का ज्वाइंट है जो कि इस तरह से मिशन होता है। तो एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप ज्वाइंट में क्या होता है कि हमारी जो फीमर बोन है इसके हेड की ब्लड सप्लाई खत्म होने की वजह से धीमे धीमे करके ये कोलैप्स होने लगता है, जिसकी वजह से कुछ टाइम के बाद में ये दब जाता है। तो पेशेंट की जो रेंज ऑफ मोशन है, मतलब जहां पे वो एक्टिविटी कर सकता है, वो धीमे धीमे करके खत्म होने लगती है। इस बीमारी में प्राइमरी सिम्टम्स जो आते हैं उसमें रेडिएटिंग सिम्टम्स ज्यादा होते हैं। रेडिएटिंग सिम्टम्स मतलब जिस जगह पे बीमारी है उसके वहां पे लक्षण ना आके दूसरी जगह पे आना। तो इसके प्राइमरी सिम्टम्स है कि पेशेंट को बैक पेन की कंप्लेंट होती है, या नीचे की तरफ घुटने की तरफ दर्द जाता है, पूरे कमर के आसपास में दर्द होता है, पेशेंट जब सीढ़ियां उतरता चढ़ता है तो उसको पेन होता है, या जिस भी ज्वाइंट में एवेस्कुलर नेक्रोसिस स्टार्ट हुआ है उस भी जोड़ पे जब भी हम वजन देते हैं तो वहां पे पेन होने लगता है। इस बीमारी के रिस्क फैक्टर की बात करें हम, रिस्क फैक्टर मतलब किन मरीजों में होने की इसके सबसे ज्यादा संभावनाएं होती है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये स्पेशली यंग एज में ज्यादा होती है, जिनकी एज 20 साल से लेकर 45 साल तक होती है। उन लोगों में ये बीमारी ज्यादा देखी गई है जिनकी स्मोकिंग की हिस्ट्री रही हो, जो बहुत ज्यादा क्रोनिक एल्कोहलिक मतलब जो बहुत ज्यादा शराब पीते हो, या उन मरीजों में ज्यादा देखने को मिली है जिन लोगों ने स्टेरॉइड लेने की हिस्ट्री रही हो। स्टेरॉइड मतलब जैसे अभी हमने देखा कि इस कोविड के टाइम में बहुत सारे लोगों ने अपने सेल्फ मेडिकेशन लिया है, अपने मन से दवाइयां ली है, तो इन दवाइयों का बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट है जिसकी वजह से उनका हिप बोन जो है वो डैमेज हो गया है। इसके अलावा कुछ और कारण है, जैसे किसी भी तरह से कोई एक्टिव इन्फेक्शन होना बॉडी में, कोई ट्रॉमा या इंजरी होना, एक्सीडेंट होना, जिसकी वजह से भी एवीएन जो है वो बहुत कॉमनली हो सकता है। अब हम इस बीमारी के बारे में कैसे जान सकते हैं कि ये बीमारी है, तो इसके लिए कुछ जांचें जरूरी होती है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अर्ली स्टेज में इसके कुछ सिम्टम्स समझ में नहीं आते हैं, यूजुअली बैक की तरफ आते हैं या नीचे नी की तरफ जाते हैं, तो वैसे ही हम इसको अर्ली स्टेज में एक्सरे से हम इसको डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे प्राइमरी सिम्टम्स जो इन्वेस्टिगेशन है, अगर हम सिम्टम्स अगर हमको आ रहे हैं कि हमें बैक पेन हो रहा है या नी की तरफ रेडिएटिंग पेन हो रहा है, तो जो हमारा सबसे प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन है वो एमआरआई से हमें ये पता चल सकता है कि जो पेशेंट है उसका किसी भी तरह से कोई इन्फेक्शन तो नहीं आ रहा है या उसमें एवीएन की स्टार्टिंग स्टेज तो नहीं है। हमेशा हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हम इसको जितनी अर्ली स्टेज में अगर हम इसको डायग्नोसिस कर सकते हैं, उतनी अर्ली स्टेज में हम इसका ट्रीटमेंट उतने अच्छे से कर सकते हैं। अगला इन्वेस्टिगेशन है जो एक्सरे। एक्सरे से हमें बोन के शेप के बारे में पता चलता है कि बोन का शेप मेंटेन है कि नहीं है। तो ये दो बेसिक इन्वेस्टिगेशन है जिसके द्वारा हम इस बीमारी के बारे में जान सकते हैं और समझ सकते हैं। इस बीमारी की 4 स्टेजेस होती है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ग्रेड 1 में सिम्टम्स ही बहुत कम आते हैं, इसलिए पेशेंट को पता ही नहीं चल पाता है कि उसको ये बीमारी है। तो ग्रेड 2 में धीमे धीमे करके सिम्टम्स आने चालू होते हैं। पर ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 ऐसी स्टेज होती है जहां पे हम ज्वाइंट प्रिजर्वेशन कर सकते हैं, ज्वाइंट को बचा सकते हैं। पर जब भी ग्रेड 4 में आ जाता है, जहां पे बोन पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाती है, हेड पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाता है, उस स्टेज में जो है हम इसको बचा नहीं सकते। उस स्टेज में फिर इसको बदलना ही एक ऑप्शन होता है। पर चूंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये बीमारी हमेशा यंग एज में ज्यादा अफेक्ट करती है, 25 से लेकर 45 साल तक, तो अगर इस एज ग्रुप में अगर हम किसी बड़ी सर्जरी की तरफ जाते हैं जहां पे ज्वाइंट रिप्लेसमेंट जैसी सर्जरी करनी पड़े हमें, तो उस पेशेंट की एक्टिव लाइफ, किसी पर्सन की अगर हम 25 साल में अगर हम रिप्लेसमेंट प्लान कर देते हैं तो उस पेशेंट को अगर आने वाले 50 सालों तक उसकी एक्टिव लाइफ बहुत डिस्टर्ब होगी,
जैसे कि वो नीचे नहीं बैठ सकता है या अपनी हाई वेलोसिटी एक्टिविटीज नहीं कर सकता, जिसमें भी भाग दौड़ की जरूरत है, वो सारी एक्टिविटीज उसकी रेस्ट्रिक्टेड हो जाएंगी। अगर हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो जो कुछ कॉमन ट्रीटमेंट है जैसे कि मेडिकेशन है, एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज से हम पेशेंट की रेंज ऑफ मोशन जो है, हमारी ज्वाइंट जो अकड़न आ जाती है उसको हम कम कर सकते हैं। रीजनरेटिव प्रोसीजर है, रीजनरेटिव प्रोसीजर से हम ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 इस जो डिसीज है इसको हम वापस से रिवर्स कर सकते हैं, पेशेंट अपनी नॉर्मल लाइफ में लौट सकता है। इसके अलावा ग्रेड 4 जहाँ पे बहुत ज्यादा बोन का डिफॉर्मेशन हो जाता है, रेंज खत्म हो जाती है, पेशेंट के पैर ऊपर नहीं उठते हैं, उस कंडीशन में एक रिप्लेसमेंट ही एक ऑप्शन होता है। इसके अलावा बोन ग्राफ्टिंग एक और सर्जरी है, पर ये सारी सर्जरी जो होती है वो पेनफुल होती है, इसलिए हमें हमेशा फोकस ये रखना चाहिए कि हम पेशेंट को कितनी जल्दी हम उसके ज्वाइंट को प्रिजर्व कर सकते हैं। फ्री ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए नीचे दी गई लिंक पर रजिस्टर करें और आज ही मुफ्त परामर्श लें ताकि आप अपने जोड़ों की सही कंडीशन के बारे में जान सकें। ध्यान रखिए, हमेशा किसी भी डिसीज का अर्ली डायग्नोसिस ही उसका बेस्ट ट्रीटमेंट होता है।